किसी कोने में जब गरीब का लहू बहता है तो वहाँ से उठने वाला दर्द हमारे छाती में हुक बन के छा जाता है, और यही हमारे भाईचारे का मूलभूत आधार है। और इसी आधार के साथ हम लोग सब एकबद्ध हैं। और आज जब इस देश के अंदर और दुनिया के अंदर फांसीवाद, सांप्रदायवाद, वर्चस्व, दम्भ की भाषा बोली जा रही हो और नफरत को प्रेम को रिप्लेस करके नफरत को मूल भाषा बना दिया गया हो, तब सांस्कृतिक कर्मियों की भूमिका बढ़ जाती है। मैं ग्रामसी के शब्दों में कहूँ तो ये आइडियोलॉजिकल हेजेमोनी का दौर है। ये हेजेमोनी बीजेपी ने किस तरीके से एस्टेब्लिश किया और इसमें ये खाद पानी कहाँ से पाया? ये खाद पानी हिंदुस्तान के अंदर जो ब्राह्मणिकल हायरार्की थी और वर्णाश्रम पे आधारित जो कास्ट सिस्टम था, उसके गर्भ में ये खाद पानी पल रहा था। इसी खाद पानी का इस्तेमाल करके उन्होंने इसको सांस्कृतिक कार्य में एक लबादे में पेश करने की कोशिश की और अंततः वो कामयाब रहे। और इसीलिए सांस्कृतिक प्रतिरोध का जो प्रश्न है, ये अभी राजनीतिक प्रतिरोध के प्रश्न से ज़्यादा बड़ा प्रश्न है। ये है कि राजनीति संस्कृति को दिशा देती है। जब देश के अंदर आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो संस्कृति कर्मियों को प्रेरणा मिलती थी और लोग कविताएं लिखते थे, आज़ादी के दीवानों की कविता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि इतिहास में जब बड़ा गहरा अंधेरा छा जाता है और मूल्यों की कमी हो जाती है, तो साहित्य नए मूल्य बोध की रचना करता है, जिसके पीछे पीछे नई पॉलिटी का और नई विजन होता है। संस्कृति कर्म का ये भी दायित्व आज के तारीख में बढ़ा हुआ है। इस दायित्व के आलोक में मैं 2-3 बातें आपसे करना चाहता हूँ। मुझसे पहले काफ़ी वक्ता साथी बोल चुके हैं और काफ़ी देर भी हो गया है। मैं फिर भी 2-3 मिनट की मुआफ़ी चाहते हुए अपनी बात रखना चाहता हूँ। वो ये है साथियों कि जब मैं छोटा था, बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिनको कैसे समझा जाए और संस्कृति कर्मी कैसे समझाएंगे। मुझको यहाँ जैसे किसी को समझाने का हक नहीं है, इसीलिए कि बहुत विद्वान साथी बैठे हुए हैं, इसको सिर्फ मेरा उद्गार समझा जाए। जब मैं बहुत छोटा था तो कभी कभी घर मेरी माँ जो है वो कहती थी कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीओ और देख पर आई चुपड़ी मत ललचाओ जीव। अगर आप नहीं ललचाइएगा तो बाजार के अंदर जो अनाप शनाप चीज़ों की भीड़ लगी हुई है, उसका खरीदार कहाँ से आएगा? आपकी अतृप्ति और तृष्णा के रेगिस्तान में इस बाजार का विस्तार है। इसीलिए ये बाजार आपको कंटेंट नहीं होने देता है। और तब वो क्या नारा करता है? पानी की क्या खूबी है, प्यास बुझा देना उसकी खूबी है। वो नए नारे करते हैं, कहते हैं पानी प्यास नहीं बुझाता है, ये प्यास बढ़ाता है, ये दिल मांगे मोह। जब पानी प्यास बुझाने के बजाय पानी जब प्यास बढ़ाने लगे तो समझिए कि आपको एक चिलचिलाते हुए रेगिस्तान में मनुष्यता को छोड़ दिया गया है। तो इतिहास के इस खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। एक बच्चा है जो घर से चला, माँ सोची कि पेंट्री में अच्छा खाना नहीं मिलता है ट्रेन का, तो उन्होंने पूड़ी बनाया, सब्जी बनाया, अखबार में लपेट के उसको दे दिया कि जा रहा है अपना ट्रेन में खाएगा। अब वो लड़का जैसे वो पोटली खोलने में डर रहा है। क्यों भाई? वहाँ जैसे 4 लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो रैंगलर का जींस पहने हुए हैं, रेबन का चश्मा है, रिबोक का जूता है, मांटो कार्लो का स्वेटर है। अब वो खोल ही नहीं रहा है और वो 8 आने का आलू 10 रुपया में अंकल चिप्स के नाम के लेके खा के जेंटलमैन हो जाता है। माँ की ममता भी है, पेट में भूख भी है, फिर भी पोटली बंधा का बंधा रह जाता है और अंकल चिप्स दिख जाता है। दिस इज द डिक्टेशन। ट्यूटोरियल फोर्स के रूप में हमारे जिंदगी में लगातार हस्तक्षेप करने की प्रक्रिया में आया हुआ है। इस मार्केट की सत्ता से कौन टकराएगा? जुलूस निकलेगा कहीं कि बिस्किट मत खाओ, ये करो। ये संस्कृति कर्म ही है जो आपको बताएगा कि कितनी गैर जरूरी चीज़ों ने आपके जिंदगी के आनंद के क्षण को और स्पेस को कितना कर दिया है। ये और जो ये अभी हमारे काट साहब कह रहे थे, ये वर्चुअल दुनिया की लड़ाई क्या है? वर्चुअल दुनिया की लड़ाई है क्या? वो कहते हैं आम का असली मजा जो है वो माजा में है। अब आम का इन बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है कि आम का मजा जो है सो आम में नहीं है, वो माजा में है। कहने का गर्ज ये है कि एक बच्चा जिसने पेड़ न देखा हो आम का और किसी मेट्रो में जवान हुआ हो और उसकी माँ उसको आम खाने के लिए दे और वो बदले में कहे कि आम मजेदार नहीं है। बच्चा पूछे कि माँ पूछे कि क्यों भाई? तो कहा कि ये माजा जैसा नहीं है। आम के टेस्ट का निर्धारण जब माजा करने लगे और आम खोने में सहमत, आपको समझना चाहिए कि वर्चुअल रियलिटी ने एक्चुअल रियलिटी को टेक ओवर कर लिया है। इसी वर्चुअल रियलिटी के दुनिया में नरेंद्र मोदी बनाया जाता है।
कैसे बनाया जाता है नरेंद्र मोदी? अभी तक हिंदुस्तान के पूंजीपति जो थे, अभी तक हिंदुस्तान के पूंजीपति जो थे वो कॉमोडिटी प्रोडक्शन करते थे, माल बेचते थे, लहर बेचते थे, पेप्सी बेचते थे। पहली दफा हिंदुस्तान के कारपोरेट ने अपना एक पॉलिटिकल प्रोड्यूस पैदा किया। प्रोड्यूस का नाम नरेंद्र मोदी था। हम लोग सब बेटी हैं, चचा अमेरिका में रहते हैं, गटागट टैक्सी को कीजिए और जेंटलमैन हो जाइए। उसने कहा यही है राइट चॉइस के लिए, इस राइट चॉइस को टिक करो और देखो कि पाकिस्तानी उनकी हिंदुस्तान के स्वार्थ पे बढ़ता है कि नहीं। इस राइट चॉइस को टिक करो और देखो कि तुम्हारे अकाउंट में 15 लाख आता है कि नहीं। इस राइट चॉइस को टिक करो और देखो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है कि नहीं। इंडियन बेबीज ने जैसे पेप्सी को टिक किया, वैसे ही इस राइट चॉइस को टिक किया और इसी तरह से ये मेकिंग ऑफ कंसेंसस है, परंपराओं से लिया गया है। आजकल जहर की गोली जो है वो वो देशभक्ति और झंड के चाशनी में डुबो के बेची जा रही है। जहर की गोलियां देशभक्ति के चाशनी में डूबी हुई हैं और इसीलिए देशभक्ति को नए तरीके से व्याख्यायित करने की जरूरत है। मैं इसी बात की चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा।